जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा करने वाले हैं विंड एंड प्रेशर बेल्ट के ऊपर, यानी हवाएं और वायु दाब पेटियों के ऊपर। और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं विंड के मीनिंग और कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या है हवा, किस तरीके से जो है इसको डिफाइन किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है विंड को पढ़ने के दौरान। ठीक है, इनको सबसे पहले देखेंगे। विंड की अगर हम बात करें तो विंड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। जैसे जहां पर भी उच्च दबाव का क्षेत्र होगा वहां पर क्या होगा, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे यहां पर अगर हाई प्रेशर लग रहा है तो यहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इधर जो है वार्म अगर है तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसीलिए जो है विंड कैसे फ्लो करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है ये चला करने वाली हवाएं। एक खास चीज समझिएगा, यहां पर जब हम बात करते हैं एयर की, मूवमेंट ऑफ एयर हमने बात किया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एयर क्या है, हम बात कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस की। जो वायुमंडल में हमारे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर जोन की तरफ जब मूव करती हैं तब विंड फ्लो करती है। एयर करंट की अगर हम बात करें तो देखिए, एयर करंट यह जो है विंड से अलग है। एयर करंट का मतलब होता है वर्टिकल और नियरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते तो विंड होगी, लेकिन जब हम एयर करंट की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं वर्टिकल या नियरली वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी एयर करंट टर्म आएगा इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर की, यानी जो है सीधे मूव करने की वायु के, चाहे नीचे चाहे ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन। जैसे अगर हम देखें तो कूलर एयर क्या करती है, वार्म एयर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और कूल एयर जो है वो धीरे धीरे नीचे के डायरेक्शन में आ रही है, तो एयर करंट फ्लो करता है। और हॉरिजेंटल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर जा रही है तो क्या है, विंड फ्लो कर रही है। दे आर ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर which caused by temperature, ह्यूमिडिटी एंड अर्थ रोटेशन। यानी ये सभी जो है क्यों होते हैं, ये जो वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हैं क्यों हैं, तो ये किसके कारण है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दाब में जो है भिन्नता आती, कहीं पर हाई प्रेशर हो कहीं पर लो प्रेशर हो, तब जो है इस तरीके का मूवमेंट होता है। अब ये डिफरेंस एटमॉस्फेरिक का प्रेशर में क्यों होता है, वायु दाब में अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनका मान क्यों होता है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू ह्यूमिडिटी या ड्यू टू अर्थ रोटेशन। या तो तापमान के कारण, या वहां की आर्द्रता के कारण, या जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जिसको हम जो है इसका इंपैक्ट, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, इसके कारण। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके के मूवमेंट है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वह विंड है और जो वर्टिकल मूवमेंट है वो एयर करंट है। इसके अलावा ये क्यों होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस जो जगह जगह पर होते हैं उसके कारण ये मूवमेंट होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अर्थ रोटेशन है, यानी तापमान, आर्द्रता और पृथ्वी का घूर्णन है। एयर क्या करती है, द वेट ऑफ एयर, एयर में जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनका कुछ अपना वेट होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसका अपना कुछ मास होगा। तो और जो है उस पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ एयर कॉलम एबव अ सरफेस एक्सर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एक एयर कॉलम में या पार्सल या पैकेट की बात करें, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का अपना एक मास है, द्रव्यमान है, और इस पर जो है ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है।
तो क्या हो जाएगा इसका वेट, अगर हम देखें तो mg हो जाएगा ये वेट। अब ये वेट जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो लगेगा वह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर द्वारा ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर एयर राइज कर रही है, राइज करेगी, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, और जब एयर सिंक करेगी यानी नीचे की तरफ बैठ रही होगी, तब वहां पर जो है सिंकिंग एयर की अगर हम बात करें तो ये कैसी होगी, तो इस पर जो है ये कैसा प्रेशर क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ये चीज जो है ध्यान में रखे रहिएगा। अब ये अलग अलग तरीके से मूवमेंट करती है, जैसे काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट इनका होता है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी के सुई के विपरीत या घड़ी के सुई के दिशा में इनका मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो प्रेशर होता है इस तरीके से होता है। हाई टू लो जो है हमेशा जो है विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, हाई टू लो होता है। अगर जो है बाहर की तरफ हाई और भीतर लो है, तो हवा का जो डायरेक्शन है वो हाई टू लो ऐसे होगा। और अगर जो है भीतर की तरफ हाई और बाहर की तरफ लो है, तो जाहिर सी बात है कि हवा का मूवमेंट क्या होगा, यहां से यहां की तरफ होगा, हाई टू लो। ठीक है, तो इस तरीके से हाई टू लो जो है ये मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखे रहिएगा, विंड ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवा फ्लो करती है, बहती है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर इन मिलीबार। एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो यूनिट है वह मिलीबार है। 1000 मिलीबार की अगर हम बात करें, 1000 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.053 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1.053 किलोग्राम का अगर वेट लग रहा है, तो इसका मतलब बैरोमीटर पर जो पारा दिखाएगा वह कितना दिखाएगा, 1000 MB का दिखाएगा। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो जो मरकरी है, अगर मरकरी से फिलअप करके जो है अगर हम ग्लास ट्यूब डालें और वहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमको 760 mm की जो है रीडिंग दिखाई देगा, 760 मिलीमीटर की रीडिंग दिखाई देगा। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm मरकरी, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। इसी को हम कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 बार, या इसको हम बोल सकते हैं 14.7 psi, या 101.325 किलो पास्कल जो है इसकी यूनिट। प्रेशर ग्रेडियंट टर्म के बारे में जानिए। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट के बीच में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस काउंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो हाई टू लो की तरफ अगर हम देखें तो वीकर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये जो है एक दूसरे की तरफ जाएगा तो हायर जो है स्ट्रॉन्गर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगाएगा। तो टुवर्ड्स द पेरीफेरी या टुवर्ड्स द सेंटर यह जो है फोर्स बदलता रहता है। जैसे अगर हम देखें कि अगर सेंट्रल वाले एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स पेरीफेरी जैसे हम बढ़ते जाएंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, वीकर होता चला जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर कितना है, तो 1080 है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारा जो है वो बढ़ता चला जाएगा।
और लो प्रेशर बेल्ट अगर सेंटर में है तो इसका मतलब है कि टुवर्ड्स द पेरीफेरी जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 1006, 1010, 1014 ऐसे जो है बढ़ रहा है। और ये जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, यानी यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, तो 4 का है, और यहां से यहां तक 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, 4 का, हर एक सर्कल पर 4 का डिफरेंस है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की अगर हम बात करें, तो इसको जो है ध्यान में रखिए। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के देखने को मिलते हैं, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई विंड स्पीड में स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट बन करके आता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोनिक कंडीशन में स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, यानी स्ट्रांग विंड की कंडीशन में ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। सो आइसोबार की कंडीशन जो है वो बिल्कुल पास पास रहेगी। जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो ये लो विंड स्पीड में बनता है। फॉर एग्जांपल कॉम वेदर कंडीशन में इसमें जो है अगर हम देखें तो आइसोबार्स क्या होंगे, वो दूर दूर रहेंगे लाइट विंड कंडीशन में। ठीक है, काफी बड़ा एरिया कवर करेंगे ये लो स्पीड की जो विंड है। तो इसके अलावा कोरियालिस फोर्स भी विंड की स्पीड को तय करती है। अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ, कोरियालिस फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इसमें होता क्या है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन मूविंग एयर और विंड गेट डिफ्लेक्टेड। मूविंग एयर या विंड क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर अर्थ जो है रोटेट अगर कर रही है तो इसमें क्या होगा, एयर जो है वो क्या कर रही है, राइट डायरेक्शन में यहां पर डिफ्लेक्ट कर रही है। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगी वह स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। सो विंड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल एंड नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ हम बढ़ेंगे क्वाइट बेल्ट हमको मिलना शुरू हो जाएगा, शांत पेटी हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे पोल की तरफ हम बढ़ेंगे क्या होगा, इसी कोरियालिस फोर्स के कारण जो है विंड हमको स्ट्रॉन्गर दिखाई देती है, यानी 40 डिग्री तक आते आते रोरिंग 40s चलती हैं, 60 डिग्री तक तो आते आते स्क्रीमिंग 60s नामक विंड चला करनी है, यानी हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि चीखने तक की आवाज आती है। इसलिए उनको चीखता साठा कहते हैं, स्क्रीमिंग 60s कहते हैं। अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें, कोरियालिस फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड कहां डिफ्लेक्ट होती है, तो टुवर्ड्स द राइट। यानी अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो टुवर्ड्स द लेफ्ट होंगी। इन सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, विंड डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट। तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा जो है राइट डायरेक्शन में मूव करेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगी, जिधर से भी चल रही है। यानी जिधर विंड की तरफ चल रही है उधर आप जो है अपना मुंह करके खड़े हो जाइए, उस आपके राइट डायरेक्शन में मूव करेगी हमेशा हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियालिस फोर्स के कारण विंड का डिफ्लेक्शन क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। सो दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कोरियालिस फोर्स। इसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोरियालिस फोर्स कहते हैं, जो इस डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार फोर्स है। एंड इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन की बात करें तो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है। सो डिफ्लेक्शन पाथ जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में बदल जाता है। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड के ऊपर, यानी हवाओं के प्रकार के ऊपर चर्चा करने वाले। अब विंड की अगर हम बात करें तो विंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हवाओं को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। पहला है प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड का मतलब होता है ये परमानेंट विंड है, पूरे ग्रह पर चला करती हैं, इसीलिए इनको प्लैनेटरी या परमानेंट विंड भी कभी कभी कहते हैं। इनके 3 टाइप होते हैं, ईस्टर्लीज,
वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड, यानी पूर्वा पवन, पछुआ पवन और पोलर हवाएं, ध्रुवी हवाएं। इसके अलावा सीजनल विंड, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, यानी ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं इन द सीजन। सीजन में इनका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं सीजनल विंड। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ वेस्ट मानसून विंड एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। इसके अलावा लोकल विंड होती हैं, स्थानीय हवाएं चला करती हैं, जो लोकल कारणों से तय होती हैं, जैसे माउंटेन से, वैली से, या जो है लैंड से, सी से ये तय होती है। और इसीलिए इनको हम कहते हैं माउंटेन विंड, पर्वतीय समीर, वैली विंड, घाटी समीर, लैंड ब्रिज, स्थलीय समीर, एंड सी ब्रिज, समुद्री समीर। ठीक है, इनको जो है लोकल नाम दिया जाता है, और इसके अलावा इनके अपने लोकल नाम होते हैं। अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की हवाओं को लोकल नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्लैनेटरी विंड की, विच इज आल्सो नोन एज परमानेंट विंड, जिसको हम जो है स्थायी पवनें भी कहते हैं। इट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ फिक्स डायरेक्शन, ये पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में फ्लो करती हैं, एक ही दिशा में बहा करती हैं। और जैसा कि एक सेट पैटर्न होता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, कैसे फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट, तो ये भी प्लैनेटरी विंड भी कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट एरिया, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर मूव करती है। प्लैनेटरी या परमानेंट विंड की अगर हम बात, ट्रेड विंड की अगर हम बात करें, तो जैसे इनके प्रकारों को अगर हम देखें तो ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें, एक्चुअल में इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में ट्रेड करने में ये हवाएं बहुत हेल्प करती थी। जब पाल नौकाएं चला करती थी, तब जो है उनके लिए विंड डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता था। एंड दिस टाइप ऑफ विंड फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यानी अगर हम देखें तो इक्वेटर पर जहां पर लो प्रेशर बेल्ट रहता है, कारण यह कि सूर्य यहां पर मौजूद है अधिकांश समय तक, तो इस पूरे एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट रहेगा, और यहां से हवाएं डिफ्लेक्ट होंगी तो आकर के 30 डिग्री के आसपास गिरना शुरू होती हैं, और इसी वजह से इस पूरे एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। यहां पर कैसा प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। और ये जो है कैसे विंड फ्लो करेंगी, तो हाई टू लो जो है मूव करना शुरू करती। ठीक है, अब नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगी तो नॉर्थ ईस्ट साइड से आएंगी अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स। सो इन नदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चला करती हैं, और इन सदर्न हेमिस्फीयर कैसे चलेंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलेंगी। सो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर चला कर। वेस्टर्लीज की अगर हम बात करें, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो एरिया से चलती हैं, यानी 30 डिग्री से लगाए अगर हम देखें तो 60 डिग्री तक, ये 30 डिग्री से चलेंगी कहां पर, 60 डिग्री तक। तो सब ट्रॉपिकल हाई से ये फ्लो करती हैं कहां तक, सब पोलर लो वाले एरिया। सो एयर मॉलिक्यूल कोलाइड एट सरफेस, हियर एयर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए आकर के क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर जा रहे हैं सरफेस पर। अब इनका डायरेक्शन कैसा है, इन नदर्न हेमिस्फीयर अगर हम देखें तो किस डायरेक्शन में चलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि ये यहां से इधर की तरफ चल रही है, तो कौन सा डायरेक्शन में चलेंगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हवा जिधर से चले वही उसका नाम होता है, यानी अगर हवा नॉर्थ से चल करके साउथ की तरफ जा रही है तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ विंड, अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट विंड, इधर से आ रही है तो इसको साउथ वेस्ट विंड। जिस डायरेक्शन से आ रही है हवा का नाम वही हो जाता है। ये कौन सा डायरेक्शन से चल रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है, कहां पर, इन नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से।
जबकि यही स्थिति अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में 30 टू 60 डिग्री तक की जो कंडीशन होगी वो नॉर्थ वेस्ट विंड चला करेगी। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स विंड का जो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट होता रहता है। ठीक है, आते हैं बात करते पोलर ईस्टर्लीज की। पोलर ईस्टर्लीज की बात करें तो पोलर हाई से सब पोलर लो एरिया में चलती हैं, यानी पोलर एरिया से ये चला करती हैं कहां पर, सब पोलर एरिया, यानी 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ तक चला करती। अब इनका डायरेक्शन कैसा है, तो टुवर्ड्स द राइट हमेशा रहेंगी। तो फ्रॉम पोल टुवर्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड तो ये फ्लो करती हैं, लेकिन इनका जो है अगर हम देखें तो ये हमेशा ईस्टर्लीज डायरेक्शन में रहेंगी, यानी ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती हैं। तो इनको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये कैसे फ्लो कर रही हैं, ईस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि मैप पर क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका, और ये वेस्ट है। इसीलिए इनको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। कौन से डायरेक्शन से आ रही हैं, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। और कैसे फ्लो करेंगी, फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहां पर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होगा पोलर एरिया में। इसके अलावा सीजनल विंड की अगर हम बात करें, दे चेंज देयर डायरेक्शन विथ सीजन। मीन्स वाइल विंड दैट चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। ऐसी हवाएं जो मौसम के अनुरूप अपनी दिशा को बदल, उनको हम कहते हैं सीजनल विंड, मौसमी विंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मॉनसून विंड। टर्म मॉनसून वाज क्वाइंड बाय हिप्पालुस। मॉनसून शब्द जो है हिप्पालुस द्वारा क्वाइन किया गया, ऐसा माना जाता है कि अरबियन वर्ड मौसम से मॉनसून शब्द को ओरिजिनेट किया गया, हिप्पालुस के द्वारा इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया गया। और इसके लिए उन्होंने कहा चेंज इन डायरेक्शन विथ सीजन, चूंकि होता है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं। अब इनका डायरेक्शन अगर हम देखें तो विंटर में कैसे है, नॉर्थ ईस्ट है, और ये कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। और समर मानसून की अगर हम बात करते तो कैसे चल रही हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून अकॉर्डिंग टू विंटर एंड समर ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए चलते। और विंड मैंने आपको बताया कि जिधर से चले वही उसका नाम हो जाता है। समर मानसून की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट विंड ब्रिंग हैवी रेन टू इंडिया। जो साउथ वेस्ट विंड है यह आती है समर सीजन में, क्या करती है, बहुत ही ज्यादा बारिश कराती है, और भारत का जो एग्रीकल्चर है वो अधिकांशतः इसी रेन पर डिपेंडेंट है। विंटर मानसून की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट विंड विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जनरली ड्राई। चूंकि ये लैंड से सी की तरफ रहती हैं तो इनकी हाइग्रोस्कोपिक डेंसिटी खत्म हो चुकी रहती है, तो जनरली ये ड्राई रहती है। हालांकि अगर बे ऑफ बंगाल से होकर के ये गुजरती हैं तो यहां पर ये अपने हाइग्रोस्कोपिक डेंसिटी को बढ़ा लेती हैं, और इसी वजह से जो है ये आती हैं तो तमिलनाडु के तटों पर जो है बारिश कराती। तो नॉर्थ ईस्ट विंड जो है ये तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पर बारिश भी कराती है। इंडिया में अगर हम देखें तो मानसूनल प्रेसिपिटेशन की बात करें, इसके अलावा लोकल विंड। लोकल विंड ब्लो ओवर अ स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। स्थानीय पवनें ये बहुत छोटे क्षेत्र में चलती हैं और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चला करती हैं। जैसे यहां पर आपको मेडिटेरियन सी पर चलने वाली तमाम लोकल विंड के नाम दिखाए गए। जैसे नील रिवर बेसिन में चलती है खमसिन, वार्म विंड है। लू के जैसी विंड है सिरोको, ये भी वार्म विंड है। खमसिन कैसी है, तो ये वार्म विंड है। सिरोको कैसी है, वार्म विंड है। ठीक, घिरबी ये भी वार्म विंड है।
लेवाशे वार्म विंड है, फोन ये भी वार्म विंड है, ठीक। इटैसियन वार्म विंड है, जूगो ये भी वार्म विंड है, मेल्टेमी वार्म विंड है, ठीक। बेटाल्स भी वार्म विंड है। तो ये सभी वार्म विंड के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिवांटेड्स ये कोल्ड विंड है, लेवांते ये भी कोल्ड विंड है, ठीक। या स्काई वीपर कोल्ड विंड है, मिस्ट्रल कोल्ड विंड है, ट्रामाटोने ट्रामाटोने ये भी कोल्ड विंड है, बोरा कोल्ड विंड है, कोशाबे कोल्ड विंड है, ठीक। क्रिवेट्स कोल्ड विंड है। तो ये इसके अलावा वार्डरैक ये भी कोल्ड विंड है। तो ये मेडिटेरियन सी में चलने वाली, मेडिटेरियन सी के एरिया में चलने वाली विंड्स जो लोकल हैं उनके नाम और टाइप मैंने आपको बताया कि कौन सी कोल्ड विंड है और कौन सी वार्म विंड है। वार्म विंड का मतलब जैसे लू जो चला करती है, वैसे इंडिया में जो लू चला करती है वैसी हवाएं। लोकल विंड की अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में शिनूक है, शिनूक या चिनूक की अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज स्नो ईटर विंड। इसको हम स्नो ईटर विंड कहते हैं क्योंकि जब ये हवा चलती है तो ये क्या करती है, बर्फ को पिघला देती है, रॉकी के स्लोप में चला करती है, रॉकी के पर्वतीय ढालों पर चला करती है, और जब ये चलती है तो रॉकी के पर्वतीय ढालों पर स्नो को पिघला देती है, मेल्ट करा देती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर विंड कहते हैं। इसके अलावा नॉर्दर, नॉर्टे और ब्लिजर्ड ये सभी नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख। आपसे डायरेक्ट कॉन्टिनेंट पूछा जाता है इनमें। जैसे अगर हम वर्ल्ड की प्रमुख विंड को देखें तो चिनूक, नॉर्दर, नॉर्'ईस्टर या ब्लिजर्ड, नॉर्टे ये सभी नॉर्थ अमेरिका में चलती हैं। इसमें से नॉर्टे जो है वो सेंट्रल अमेरिका में चलती है। पंपास के मैदानों में चलती है पैम्पैरो विंड, साउथ अमेरिका में। इसके अलावा नॉन डायरेक्शन विंड चलती है सूडान वाले एरिया में, हबूब। हरमट्टन ये चला करती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर। सिरोको चलती है मोरक्को में, खमसिन नील रिवर बेसिन में, लेवांते स्पेन में, मिस्ट्रल फ्रांस में, फॉन फ्रांस में, बोरा फ्रांस में, इटासियन इटली में। हेल्म की बात करें तो नॉर्वे, फिनलैंड, इंग्लैंड में। बुरान एंड काराबुरान ये साइबेरिया में। ब्रिकफील्डर और साउदर्ली ये हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चला करती, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख लोकल विंड्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। जैसे बर्ग चला करती है नामिब डेजर्ट से लगाए जो है कालाहारी डेजर्ट के बीच वाले एरिया में बर्ग, साउथ अफ्रीका से नामीबिया के बीच में कोस्टल एरिया में। अब आते हैं, बात करते हैं सी ब्रिज की। सी ब्रिज यानी हम डे टाइम में अगर हम देखें तो लैंड हीट्स फास्टर। जब सूर्य मौजूद है तो जमीन क्या होगा, वो अपेक्षाकृत पानी वाले हिस्से के बहुत तेजी से गर्म होगी। सो लैंड हीट फास्टर। अगर जहां पर हीट बहुत तेजी से होगा तो एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो लाइट हो जाएंगे क्योंकि उनमें जो है मॉइस्चर हट जाएगा। एयर मॉलिक्यूल लाइट करें होंगे तो उन पर ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा, तो वो क्या होंगे, राइज करेंगे। और जहां पर एयर मॉलिक्यूल लगातार राइज करना शुरू करेंगे वहां पर कैसा प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। अब लैंड एरिया से अगर हम सी एरिया का कंपैरिजन करें डे टाइम में तो सी जो है वो कूलर हो जाता है एज कंपेयर टू द लैंड। तो वहां पर अगर हम देखें तो कैसा प्रेशर बेल्ट बनेगा, क्योंकि सी है वहां पर एयर कैसी है, वो कूल एयर है, तो क्या करेगी, श्रिंक करेगी, बैठेगी। सिंकिंग एयर क्रिएट हाई प्रेशर। सो विंड क्या करेगी, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ और यहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ लैंड एरिया पर। तो विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देगी, यानी सी से लैंड की तरफ चलना शुरू कर देगी। इसीलिए इसको कहते हैं सी ब्रिज, समुद्री समीर, क्योंकि हवा कैसे चल रही है, समुद्र से जमीन की तरफ चल रही है, इसीलिए इसको सी ब्रिज कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। नाइट में कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। नाइट में लैंड कूलर फास्टर देन द वाटर, जमीन जो है वो रेडिएशन बहुत तेजी से बाहर निकाल देगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी और बहुत तेजी से जो है कूल होती चली जाएगी। तो लैंड की तुलना में ओशियानिक वाटर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अब नाइट में जस्ट अपोजिट कंडीशन बन जाएगी, लैंड वाले एरिया पर बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट और सी वाले एरिया पर बनेगा लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एयर जो है वो राइज अप करेगी ड्यू टू द लो टेम्परेचर। अब विंड कैसे फ्लो करना शुरू करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक, अब ये किधर से चल रही है, फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि लैंड जो है वो कूल करती है फास्टर, सो एयर मूव करना शुरू करेगी लैंड टू सी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। इसके अलावा वैली ब्रिज, वैली और माउंटेन की कंडीशन अगर हम देखें तो दिन में क्या होता है, वैली के तुलना में माउंटेन पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो एयर ऑन माउंटेन स्लोप हीट्स अप, माउंटेन के स्लोप पर जो हवाएं होती हैं क्या होती हैं, बहुत तेजी से हीट अप होंगी और वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। और वैली वाले एरिया में क्या क्रिएट हो जाएगा, इसके माउंटेन के टॉप वाले एरिया से अगर हम वैली की तुलना करें तो यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। और विंड कैसे फ्लो करेगी, फिर हाई टू लो फ्लो करेगी, यानी वैली से फ्लो कर रही है कहां पर, माउंटेन के टॉप की तरफ, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा वैली ब्रिज। सो एयर ऑन माउंटेन स्लोप हीट्स अप एंड राइजेस विच ड्रॉ एयर फ्रॉम वैली। क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बना, इधर हाई प्रेशर बेल्ट बना, विंड कैसे मूव करेगी, हाई टू लो। इसके अपोजिट कहानी बनती है नाइट वाली कंडीशन। नाइट में क्या होगा, स्लोप्स कूल्स फास्टर, अगर ये बहुत तेजी से जो है स्लोप वाला एरिया जो है कूल करेगा तो यहां बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट, फिर रेडिएशन से सबसे ज्यादा ऊर्जा यही निकालेंगे। अब माउंटेन का टॉप वाला एरिया जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया हो गया, एज कंपेयर टू द, अगर हम देखें तो वैली का एरिया क्या है, लो प्रेशर का हो जाएगा। सो डेंसर एयर डिसेंड्स इनटू द वैली। अब यहां पर हाई प्रेशर के कारण एयर की डेंसिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अब हवा जो है सिंक करना शुरू करेगी माउंटेन के टॉप से वैली की तरफ। अब ये कहां से चल रही है, माउंटेन से वैली की तरफ चल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, माउंटेन ब्रिज हो गया, पर्वतीय समीर हो गया। सो रीजन क्या है, स्लोप कूल्स फास्टर एज कंपेयर टू द वैली, सो डेंसर एयर डिसेंड्स इनटू द वैली। डेंसर एयर क्या होगी, वो वैली में बैठना शुरू करेगी और हवा जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं हाउ इज विंड मेजर्ड, यानी हवाओं को हम कैसे मापते हैं। एयर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण। सो एयर एज इट गेट्स हीटेड एक्सपैंड, जैसे ही हम हवा को गर्म करते हैं वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। एंड व्हेन इट कूल्ड इट गेट कंप्रेस्ड, जैसे ही ये ठंडी होगी कंप्रेस होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो कंप्रेस करेगी। दिस रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जहां पर भी एयर जो है वो एक्सपैंड होगी वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में।
और जहां पर वो कंप्रेस होगी वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ जाएंगे, और एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड विंड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम अ जोन ऑफ हाई प्रेशर टू ए जोन ऑफ लो प्रेशर एरिया। यानी हवाएं हमेशा कैसे फ्लो करती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर फ्लो करती हैं। एंड द फोर्स दैट अ वर्टिकल कॉलम एयर exert on a unit area called atmospheric pressure। और एक वर्टिकल कॉलम पर जो एक यूनिट एरिया में एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो एयर मूव करती है कैसे? हॉरिजॉन्टली। लेकिन जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तब हम वर्टिकल कॉलम में कितना एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रही है कि यूनिट एरिया में, इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर का सिंपल फार्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं और फोर्स को हम एरिया में नापते हैं। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम कहते हैं पास्कल। सो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट जो है क्या है? पास्कल में भी हम ले सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल लिख सकते हैं इसको हम। समझाते हैं इसको एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को कि अ बॉक्स ऑन द फ्लोर weight 250 newtons. The area that box rests on is 0.25 meter square. Calculate the pressure under the box. क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स कितना है? 250, एरिया कितना दिया है? 0.25। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, a horse causes a force of 8000 newton from the water over an area 0.5 meter by 0.5 meter. Calculate the pressure। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया और 0.5 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 8000 बाई 0.25 कितना हो जाएगा? 32,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 32,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो एपरेटस प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम क्या है? एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कप एनीमोमीटर। कप एनीमोमीटर हैज रोटेटिंग कप्स। इसमें क्या होता है? रोटेटिंग कप्स लगे होते हैं। विंड स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द कप। ये जो कप की रोटेशन स्पीड होती है, इसी को मेजर करके विंड की स्पीड को मापा जाता है कि कितना विंड की स्पीड। उसके लिए यहां पर क्या होता है? रीडिंग लेने के लिए इक्विपमेंट लगे होते हैं। इसके अलावा हॉट वायर एनीमोमीटर, इट यूजेस हीटेड वायर विच कूल्स बाय द विंड। चूंकि विंड पास करेगी तो विंड जो है हीटेड वायर को कूल करेगी, एंड द रेट ऑफ कूलिंग मेजर द स्पीड। जो रेट ऑफ कूलिंग होगी, गैस फ्लो करेगा पाइप से, इसमें पाइप है, इसमें से गैस को गुजारा जाता है और फिर इससे जो है रीडिंग ली जाती है। ठीक है, एक जो है पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया जाता है इसमें, और व्हीट स्टोन ब्रिज बना करके और फिर जो है रीडिंग कैलकुलेट की जाती है। इस तरीके से इसका सर्किट होता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक एनीमोमीटर, इट यूजेस साउंड वेव्स।
ऐसा एनिमोमीटर जो साउंड वेव को यूज करता है, इसमें सेंसर आर्म्स लगे होते हैं, अल्ट्रासोनिक कवर्टर्स लगे होते हैं. इट मेजर द टाइम इट टेक फॉर अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू ट्रेवल बिटवीन द सेंसर. जो सेंसर हैं इनके बीच में जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस उत्पन्न होती हैं, उनको जो है कितना टाइम लगता है हाउसिंग तक पहुंचने में, इसको कैलकुलेट करके ये एनिमोमीटर विंड की स्पीड को कैलकुलेट करता है. तो बहुत माइन्यूट से लेकर के बहुत हैवी विंड तक को कैलकुलेट किया जाता है साउंड वेव्स के सहायता से. और इसीलिए नाम दिए जाते हैं इनको, रोरिंग 40s, स्क्रीमिंग 60s. जो नाम पड़े हुए हैं वो साउंड वेव से कोरिलेट करके नाम पड़े हुए. यूनिट ऑफ विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड है साइंटिफिक स्टैंडर्ड पर अगर हम देखें, लेकिन कॉमनली यूज किया जाता है किलोमीटर पर आवर. साइंटिफिक स्टैंडर्ड पर तो मीटर पर सेकंड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक्यूरेसी जरूरी है वहां पर, बट कॉमन यूज होता है किलोमीटर पर आवर का. एविएशन और मैरीटाइम में नॉटिकल माइल या नॉट्स, नॉटिकल माइल पर आवर या नॉट्स का प्रयोग किया जाता है. नॉट्स का मतलब होता है नॉटिकल माइल पर आवर, कितने नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड में चल रही है. ऑब्जर्वेशनल स्केल की अगर हम बात करें तो ब्यूफोर्ट स्केल पर मापा जाता है. ऑब्जर्वेशनल स्केल इसका क्या है, यूनिट मापने का विंड स्पीड का, तो ब्यूफोर्ट स्केल है. अगर ब्यूफोर्ट स्केल पर 0 है तो इसका मतलब कॉम है, और 12 है तो इसका मतलब हरिकेन आने वाला. अब आप देखिए ब्यूफोर्ट स्केल के अलावे जो है अगर हम देखें तो विंड का डायरेक्शन मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है. ये तो हो गया स्पीड की बात हमने किया. विंड के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मेजर्ड यूजिंग अ विंड वेन या वेदर वेन का प्रयोग किया जाता है. विंड वेन या वेदर वेन का प्रयोग किया जाता है विंड के डायरेक्शन को मापने के लिए. अलग अलग आकार के विंड वेन आप लोगों ने देखे होंगे. कभी कभी इन पर जो है अलग अलग जानवर बना दिए जाते हैं, पक्षी बना दिए जाते हैं. नॉर्थ साउथ लिखा हुआ आपने देखा होगा इस तरीके का विंड वेन. हाउ इट वर्क, द वेन अलाइंस विद द विंड डायरेक्शन. वेन हमेशा कैसे अलाइन होता है, विंड के डायरेक्शन में अलाइन होता है. द डायरेक्शन इज रिपोर्टेड फ्रॉम वेयर द विंड इज कमिंग. डायरेक्शन ये बताता है कि विंड कहां से आ रही है. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, यानी हवा जिधर से चलेगी वही उसका नाम होता है. नॉर्थ से चलेगी तो नॉर्थ विंड, साउथ से चलेगी तो साउथ विंड, साउथ वेस्ट से आ रही है साउथ वेस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है नॉर्थ ईस्ट विंड, वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है ईस्टर्लीज. यानी यूनिट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट एटसेट्रा. और डिग्री डिफाइन की जाती है. 0 डिग्री का मतलब है कि नॉर्थ, 90 डिग्री का मतलब है कि ईस्ट से चल रही है. तो अलग अलग डिग्री जो है वो डिफाइन करती है डायरेक्शन को. कितने डिग्री पर है वो डिफाइन करेगी कि हवा किधर से चल रही है. हम चर्चा करने वाले हैं प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ पर, यानी पृथ्वी पर कितने प्रेशर बेल्ट हैं और वह किस लैटिट्यूड पोजीशन पर मौजूद है. प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो प्रेशर बेल्ट्स आर हॉरिजॉन्टल बेल्ट ऑफ हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर which found on earth due to differential heating and earth rotation, which means Coriolis force. प्रेशर बेल्ट क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल बेल्ट में हाई और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन रहती है, और अर्थ पर अगर हम सन की बात करें तो अर्थ टिल्टेड है, तो सन की जो रेज है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटेंसिटी में पड़ती है. सो इंसोलेशन की मात्रा जो है अलग हो जाती है, और अर्थ के रोटेशनल स्पीड का भी इंपैक्ट इसकी हीटिंग पर पड़ता है, जिसके कारण इसका डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन में होता है. सो दीज बेल्ट इन्फ्लुएंस ग्लोबल विंड पैटर्न. ये जो मेजर प्रेशर बेल्ट माने जाते हैं, ये क्या है, ग्लोबल विंड पैटर्न को डिफाइन करते हैं. इसके अलावा इनके आधार पर क्लाइमेटिक जोन डिफाइन होते हैं और प्रेसिपिटेशन सिस्टम को समझने में मदद मिलती है.
कि कहां पर कैसा प्रेसिपिटेशन सिस्टम हमको देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट से ही तय होता है। कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है इंसोलेशन, यानी सोलर हीटिंग की हम बात करें। इंसोलेशन का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश की कितनी मात्रा वह जो है आकर के पड़ रही है। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो अनइक्वल हीटिंग पड़ेगी। सो अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, अगर हम इक्वेटर से पोल तक देखें तो अनइक्वल हीटिंग रहती है। इसमें भी अगर हम टोटल इंसोलेशन को 100% मान लें, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, तो इसमें से 51% जो है वो सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, 4% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सरफेस के द्वारा सीधे सीधे। इसके अलावा अगर क्लाउडी है तो 20% रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यही कारण है कि क्लाउडी स्काई है तो दिन में जो है तापमान कैसा होता है, वह कम हो जाता है क्लाउडी स्काई में, लेकिन अगर रात में क्लाउडी स्काई है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड हीट जा रही है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है, उसको जो है क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है वापस सरफेस पर। तो क्लाउडी नाइट जो है वो क्या होती है, वार्म हो जाती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल हैं वो 6% को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और 19% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा और क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस तरीके से जो 100% सोलर इंसिडेंट होती है, सोलर रेडिएशन अर्थ पर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है इंसोलेशन की मात्रा, यानी सूर्यातप की जो मात्रा है, सोलर हीटिंग की जो मात्रा है। इसके अलावा अर्थ रोटेशन भी बड़ी भूमिका निभाता है। अर्थ रोटेशन जनरेट्स द कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण कौन सा फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉ, इनमें डिफ्लेक्शन विंड के डायरेक्शन का अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको यहां पर विंड के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन दिखाया गया है। सो कोरियोलिस फोर्स अफेक्टिंग विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि विंड का डायरेक्शन और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को कौन डिफाइन करेगा, अर्थ का रोटेशन डिफाइन कर रहा है, यानी कोरियोलिस फोर्स डिफाइन कर रहा है। सो इंसोलेशन के साथ साथ अर्थ का रोटेशन या कोरियोलिस फोर्स यह भी जिम्मेदार है प्रेशर बेल्ट के जनरेट होने के लिए। इसके अलावा सीजनल शिफ्ट। सीजनल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो अर्थ जो है टिल्टेड है और रिवॉल्व कर रही है सन के राउंड में, तो अलग अलग समय में सन की पोजीशन अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे अर्थ का मॉडल अगर हम ग्लोब मान लें, जो ये सर्कल जैसा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर हम मान लें, तो इक्वेटर पर कब रहेगी, इक्वेटर पर जब रहेगी तो इक्विनॉक्स की कंडीशन बनेगी, मार्च इक्विनॉक्स, जो कि 21 या 22 मार्च को बनेगा। सितंबर इक्विनॉक्स की बात करें तो 23 सितंबर को बनेगा। ऐसे ही जून सोल्स्टाइस जो है वो क्या है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो इसको हम कहेंगे जून सोल्स्टाइस या समर सोल्स्टाइस। अब इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में समर की कंडीशन है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर की कंडीशन है। 21 या 22 जून को ये होता है, 21 या 22 जून को। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की सीध में आएगा सूर्य, तो सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होगा, समर हो जाएगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर की कंडीशन हो जाएगी। यानी ये कंडीशन, ये 22 दिसंबर की कंडीशन, 22 दिसंबर को। तो हर साल जो है प्रत्येक दिन सूर्य की स्थिति बदल रही है, सन की पोजीशन चेंज हो रही है, और सन की पोजीशन यानी स्थिति बदलने के कारण क्या हो रहा है, सीजनल शिफ्ट हो रहा है, इंसोलेशन शिफ्ट हो रहा है, और इससे जो है अलग अलग जगहों पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति बदल जा रही है, जो प्रेशर बेल्ट को क्रिएट कर रही है। लैंड एंड सी का डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड हीट एंड कूल फास्टर देन द ओशियन। जमीन क्या होती है, वो पानी की तुलना में बहुत तेजी से गर्म और बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है, विच अफेक्ट द प्रेशर सिस्टम, जिससे प्रेशर सिस्टम इफेक्ट करता है लोकली। और अर्थ की अगर हम बात करें तो 70.8% वाटर है
और इसमें भी अगर ह्यूमन हैबिटेबल की बात करें तो 0.05% मात्र है। 7% इंटैक्ट है, जहां पर अभी जो है कोई पहुंच नहीं पाया, यानी जो पहाड़ों की चोटियों या पोलर वाले रीजन्स में है जहां पर लोग नहीं रहते हैं। इसके अलावा अंडर कन्वर्जन का मतलब है कि 10% ऐसे लैंड जो एग्रीकल्चरल या अन्य स्थितियों में प्रयोग में लाए जाते थे, अब वहां पर जो है मनुष्य हैबिटेबल बना रहा है। जैसे बंजर लैंड हो गए, बैरन लैंड वगैरह को अब क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में 12% लैंड का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है टोटल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। इसमें भी जहां पर कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं वहां पर क्या होगा, सोलर हीट ट्रैप हो जाती है, और इसीलिए जो है जो कंक्रीट के बड़े बड़े शहर होते हैं उनको हम हीट आइलैंड बोलते हैं, उष्मा द्वीप बोलते हैं। तो ये भी जो है क्या करेंगे, वहां पर टेम्परेचर को इंपैक्ट करेंगे, टेम्परेचर इंपैक्ट होगा तो प्रेशर इंपैक्ट होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर इंपैक्ट होगा तो प्रेशर बेल्ट इंपैक्ट होगा, और विंड का डायरेक्शनल फ्लो भी इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा एयर सर्कुलेशन सेल की अगर हम बात करें, जैसे हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, 3 मेजर सेल बनते हैं। हेडली सेल फ्रॉम इक्वेटर टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड होता है। फेरल सेल की अगर हम बात करें 30 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड होता है, और पोलर सेल 60 टू 90 डिग्री पर होता है, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। अब जब हम बात करते हैं हेडली सेल में, तो इसमें ट्रेड विंड चला करती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड किसमें चलती है, हेडली सेल में चलती है। वेस्टर्लीज की बात करें तो ये किसमें चलेंगी, तो ये हमेशा फेरल सेल में चलेंगी, और पोलर ईस्टर्लीज ये पोलर सेल में चलेंगी। इनको जो है याद रखे रहिएगा, ट्रेड विंड वो कहां चलती है, हेडली सेल में, ठीक। वेस्टर्लीज ये फेरल सेल में, और पोलर ईस्टर्लीज ये जो है पोलर सेल में चला करती। थर्मल एंड डायनामिक काजेस की बात करें, थर्मल ओरिजिन की बात करें तो जैसे इक्वेटोरियल लो या पोलर हाई, ये जो है थर्मल ओरिजिन के हैं, जहां पर जो है सूर्य की मात्रा ताप जो है ज्यादा पड़ रहा है, और जहां पर बिल्कुल कम पड़ रहा है, पृथ्वी पर सबसे कम। जहां पर ज्यादा पड़ेगा वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेंगे और जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और जहां पर बिल्कुल कम इंसुलेशन जा रहा है वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सिंक करेंगे नीचे की तरफ। तो पोलर हाई और इक्वेटोरियल लो ये थर्मल ओरिजिन के। डायनेमिक ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे कारक, स्थानीय कारक भी जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये डायनेमिक ओरिजिन के प्रेशर बेल्ट हैं। अब इनको देखते हैं कैसे ये हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट की बात करें तो अर्थ पर टोटल जो मेजर प्रेशर बेल्ट है 7। इसमें 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर हाई प्रेशर होता है, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई नॉर्थ, सब ट्रॉपिकल हाई साउथ। ऐसे ही 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर लो प्रेशर होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं सब पोलर लो नॉर्थ, सब पोलर लो साउथ। और 90 डिग्री पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, सो इसको पोलर हाई नॉर्थ और पोलर हाई साउथ कहते हैं। यही 7 प्रेशर बेल्ट, इनको देखते हैं। यानी अगर हम बात करें तो इक्वेटर से 10 डिग्री के आसपास तक फैला होता है इक्वेटोरियल लो, 23.5 से 30 डिग्री 35 तक सब ट्रॉपिकल हाई, और 45 टू 66.5 तक सब पोलर लो, और 90 डिग्री के आसपास पोलर हाई। यही नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। टोटल प्रेशर बेल्ट कितने हो गए, 7। 3 इधर नदर्न हेमिस्फीयर में, 3 सदर्न हेमिस्फीयर में, और एक इक्वेटोरियल बेल्ट के ऊपर। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड तक बना होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डोल्ड्रम, इसे हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। इट कॉज्ड बाय इंटेंस सोलर हीटिंग,
यहां पर सूर्य तक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण गर्मी बहुत ज्यादा। सो वार्म एयर राइजेस विच क्रिएट लो प्रेशर बेल्ट। इट कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्लाउडीनेस एंड कॉम विंड। यहां पर हवाएं जो है बहुत तीव्र नहीं चलेंगी, स्पीड उनकी कम रहेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, डेली जो है अगर आप देखें तो 3 से 4 बजे के बीच में बारिश होगी। और इसका सोर्स क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ जो बनता है। कहने का मतलब है विंड कन्वर्ज फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर विच इज आल्सो नोन एज ट्रेड विंड। इसको समझते हैं यहां पर। जैसे अगर हम देखें तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठी, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये गई, यहां पर 30 डिग्री के आसपास गिरी और फिर वापस इक्वेटर की तरफ चल दी। ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है, हवाएं यहां से गर्म होकर के ऊपर उठी और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जाकर के गिरेंगी 30 डिग्री के आसपास। अब ये विंड फ्लो करना शुरू की कहां पर? तो चल दिए पोलर रीजन पर, लेकिन 5 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये वापस से गर्म हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी तो फिर से ये ऊपर उठ जाएंगी, 4 to 6 डिग्री के बीच में ये ऊपर फिर से उठ जाएंगी। अब यहां पर क्या बनाएंगी? कन्वर्जेंस जोन बनाएंगी। किसके किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्योंकि दो ट्रॉपिकल लाइन के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये कन्वर्जेंस जोन बना रही है। और सूर्य की स्थिति के साथ ये पूरा का पूरा कन्वर्जेंस जोन यह मूव करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब सूर्य जहां पर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है ये मूव करता रहता है। ठीक है, ITCZ वाला। और इसी के कारण 4 to 6 डिग्री पर अगर आप देखें तो डेली जो है प्रेसिपिटेशन होता है, डेली बारिश होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। इनको हम हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता है था कि जो हॉर्स थे वो युद्ध के बड़े साधन माने जाते थे और घुड़सवार सेना सबसे प्रमुख होती थी। इसीलिए घोड़ों का व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो बहुत हुआ करता था। और जो यूरोपियन व्यापारी हैं वह जहाजों पर घोड़ों को भर करके लेकर के जाते थे अमेरिका और अन्य जगहों पर। लेकिन जब इस लैटिट्यूड एरिया पर पड़ते थे तो हवाई जो हवाएं जो हैं वो प्रेशर डालना शुरू कर दी थी। क्योंकि हवाएं गिर रही हैं और एक हवा गिरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक के ऊपर एक हवा गिर रही है। जैसे सपोज करिए आप वेट मशीन पर हो, आपका एक मित्र आपके ऊपर बैठे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार आपके ऊपर बैठता चला जाए तो आपके ऊपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। सेम हॉर्स लैटिट्यूड की कंडीशन हो जाती थी। हवाएं जो है जहाज पर प्रेशर डालती थी। अब जहाज के डूबने का खतरा हो जाता था। व्यापारी अपने लाभ के लिए पूरे जहाज को भर लेता था घोड़ों से। अब जहाज में घोड़े हैं, अनाज है और मनुष्य है। अनाज फेंक नहीं सकता है क्योंकि मर जाएगा। मनुष्य अपने खुद को फेंकेगा नहीं तो किसकी बलि चढ़ाएगा? जहाज कैसे हल्का करेगा कि जहाज नहीं डूबे? तो घोड़ों की बलि चढ़ाता था, वहां पर घोड़े को समुद्र में फेंक देता था। तो उनका यह मानना था कि ये ऐसा लैटिट्यूड एरिया है जो बगैर हॉर्स की बलि लिए आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए इस लैटिट्यूड को उन्होंने नाम दे दिया हॉर्स लैटिट्यूड। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो डिसेंडिंग लिम ऑफ हेडली सेल सर्कुलेशन बन रहा है। हेडली सेल सर्कुलेशन जो इक्वेटर से लेकर के 30 डिग्री तक बन रहा है, यहाँ पर डिसेंडिंग लिम बन रहा है और हवाएं जो है लगातार जो है आकर के गिरती चली जा रही हैं। हवाएं गिरती चली जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेंगी। अगर हम इक्वेटर माने और इसको 30 डिग्री माने तो यहाँ पर क्या करेंगी? हाई प्रेशर बेल्ट, लगातार हवाएं गिर रही हैं तो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेंगी। सो वार्म ड्राई डिसेंडिंग एयर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। अब हाई प्रेशर बेल्ट है तो जाहिर सी बात है हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही हैं तो विंड ऊपर नहीं जाएगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि कंडेंसेशन नहीं होगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेशन नहीं होगा।
अब किसी भी एरिया में अगर लगातार 25 सेंटीमीटर से कम बारिश 40 सालों तक नहीं हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, 25 सेंटीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन लगातार 40 ईयर तक अगर कंडीशन बनी रह गई रेगुलरली, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट। और यहां पर तो विंड सर्कुलेशन परमानेंटली इसी प्रकार की कंडीशन बना रहा है, तो 30 डिग्री के आसपास आप देखेंगे कि दुनिया भर के आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सहारा, थार, अटाकामा, ये तमाम सारे डेजर्ट जो है मिलकर के आते हैं। विंड डाइवर्ज टू फॉर्म ट्रेड विंड्स। विंड डाइवर्ज करती है तो क्या बनाएगी? ट्रेड विंड, क्योंकि ये टुवर्ड्स इक्वेटर चलेगी और ट्रेड में हेल्प करेगी, और टुवर्ड्स पोल चलेगी तो वेस्टर्लीज बनाएगी, क्योंकि ये क्या होती हैं कि वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इसीलिए इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। ड्यू टू कोरियालिस फोर्स क्या होगा? ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज बनाएंगी। हेडली सेल में ट्रेड विंड और फेरल सेल में इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। यहां पर देखिए कैसे, ठीक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ चलेंगी तो ये ट्रेड विंड है, और यहां से अगर इधर की तरफ चलेंगी तो ये वेस्टर्लीज हैं, प्रिवेलिंग वार्म वेस्टर्लीज। तो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज इस प्रकार से फ्लो करती है। नाउ कम टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाले एरिया को हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया कहते हैं। It formed due to the convergence of cold polar easterlies and warm westerlies. वार्म वेस्टर्लीज आकर के यहां पर टकराती हैं और कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज आती है, और इसी वजह से यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड पोलर फ्रंट जोन, क्योंकि पोलर ईस्टर्लीज आकर के सबसे पहले यहीं पर टकराना शुरू करती है। सो इसको हम पोलर फ्रंट जोन भी कहते हैं, क्योंकि एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो जाहिर सी बात है राइजिंग एयर काजेज लो प्रेशर। सो लो प्रेशर बनेगा तो फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो दिस एरिया हैव वेरिएबल एंड स्टॉर्मी वेदर। यहां पर वेदर की कंडीशन क्या होगी? अचानक से बदल जाने वाली और बेहद तूफानी मौसम होगा। यहीं पर जो है रोरिंग 40s से स्क्रीमिंग 60s तक की हवाएं चलेंगी, यानी गरजता 40 से लेकर के 40 डिग्री पर हवाएं जो है गरजती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन 60 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंचते पहुंचते हवाएं की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, विंड की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो स्क्रीमिंग करती हुई प्रतीत होने लगेंगी, और उनको हम स्क्रीमिंग 60s कहते हैं, चीखता सा था। इसको आप देखिए तो यहां पर क्या होगा? सब पोलर सब लो एरिया पर हवाएं कहां से आ रही हैं? पोलर रीजन से भी आ रही हैं, और आकर के सब ट्रॉपिकल रीजन से आकर के क्या हो रही हैं? कोलाइड कर रही हैं, एयर मॉलिक्यूल कोलाइड कर जा रहे हैं सरफेस पर, और इसके कारण जो है यहां पर क्या हो रहा है? एयर वह जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है, जिसके कारण साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, तो बेहद तीव्र हवाएं चलेंगी। इसके अलावा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जो प्रेशर बेल्ट बनता है उसे हम कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवी उच्च दाब का पेटी। यहां पर होगा क्या कि सन रेज जो है वो इंक्लाइन फॉर्म में टिल्टेड है, बहुत ज्यादा जो है इंक्लाइन रूप में आ रही है। अब इसके कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात की कंडीशन हो जाती है ओवर द होराइजन की कंडीशन अगर हम देखें, तो यहां पर कोल्ड डेंस एयर रहेगी, और कोल्ड डेंस एयर है तो सिंक करेगी, सिंक करेगी तो हाई प्रेशर जनरेट करेगी, हाई प्रेशर बन करके आएगा। सो विंड कैसे फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है, तो विंड ब्लो आउटवर्ड एज पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि पोलर एरिया से ये ब्लो करना शुरू करेगी कहां पर? सब पोलर लो एरिया पर, और चूंकि ईस्ट डायरेक्शन से चलेगी तो इसका नाम हो गया पोलर ईस्टर्लीज। पोल से आ रही हैं, ईस्टर्ली ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए। इट इज वीकेस्ट एमंग ऑल प्रेशर बेल्ट। सभी जितने भी प्रेशर बेल्ट बने उनमें सबसे वीकेस्ट प्रेशर बेल्ट कौन सा है? तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये वीकेस्ट है, क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन होती है,
और इसीलिए जो है एंटार्कटिक और आर्कटिक ये दोनों डेजर्टिक कंडीशन में है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। हाई प्रेशर बेल्ट बहुत तीव्र बना हुआ है तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। तो लाखों लाख साल से यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। जैसे अगर हम देखें तो स्लैंटिंग सनरेज आपको देखने को मिलेगी, सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी पड़ रही है। पोलर रीजन में तो अगर सनरेज, सन की पोजीशन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग सनरेज के कारण क्या होगा कि पूरा 6 महीने की रात हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन। सो डिसेंडिंग ऑफ कूल एयर, कूल एंड हैवी एयर फ्रॉम सब पोलर रीजन, ये देखने को मिलेगा। सो हाई प्रेशर बेल्ट आपको मिलेगा कहां पर, हाई लैटिट्यूड पर, 80 टू 90 डिग्री लैटिट्यूड पर, इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध। जबकि इक्वेटर पर कैसे पड़ रही है सनरेज, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो इक्वेटर पर जो है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है। होपफुली ये पूरा आपको समझ में आया होगा गाइज। थैंक यू, जय हिंद।